यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। दोस्तों अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के यूनिट 2 के लेक्चर नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बाईपास फैक्टर। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल हीटिंग के बारे में बता दिया था। साइक्रोमेट्रिक क्या होता है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या है, साइक्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। ऑन द बेसिस ऑफ द साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या क्या प्रोसेसेस हो सकती है, जैसे कि सेंसिबल कूलिंग है, सेंसिबल हीटिंग है, और तीसरी है हमारे लिए बाईपास फैक्टर। सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक ओवरव्यू दे देता हूँ सेंसिबल कूलिंग और सेंसिबल हीटिंग के लिए, कि अगर हम लोगों को हमारी मॉइस्चर कंटेंट एयर को ठंडा करना है तो हम लोग कूलिंग कॉइल में से उसको पास आउट करवाते हैं, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग, क्योंकि द टेम्परेचर ऑफ दैट एयर विल बी गेट डाउन और द टेम्परेचर ऑफ दैट एयर विल बी डिक्रीज अप टू द सेंसिबल लिमिट। जस्ट लाइक दैट सेंसिबल हीटिंग का भी यही मतलब था कि हम हमारी एयर को हीटिंग कॉइल में से पास आउट करवाते हैं। उस समय हम लोग कूलिंग के लिए कूलिंग कॉइल में से पास करवा रहे थे, हीटिंग पर्पस के लिए हम लोग हीटिंग कॉइल में से पास आउट करवाएंगे। तो क्या होगा कि द टेम्परेचर ऑफ दैट एयर विल बी इंक्रीज अप टू द सेंसिबल लिमिट, जिसको हम लोग बोलते थे सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। नाउ द बेसिस ऑफ द सेंसिबल कूलिंग एंड हीटिंग, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर बेसिकली क्यों लाने की जरूरत है? देखो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब हम लोग हमारी एयर को या तो कूलिंग कॉइल में से पास आउट कराओ या हीटिंग कॉइल में से पास आउट कराओ, इट्स नॉट नेसेसरी कि 100% मास ऑफ योर एयर विल कम इन कांटेक्ट विद योर कॉइल। आपको प्रैक्टिकली पता होगा कि आप किसी भी कॉइल में से जब आपकी एयर को पास आउट करोगे तो जरूरी नहीं है कि वो 100% मास आपकी कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में या हीटिंग कॉइल के कांटेक्ट में आया होगा। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर सम मास कंटेंट्स व्हिच डू नॉट पासिस फ्रॉम द कूलिंग कॉइल और डू नॉट पासिस फ्रॉम द हीटिंग कॉइल। अगर वो कूलिंग कॉइल या हीटिंग कॉइल में से पास आउट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि द टेम्परेचर ऑफ द एयर विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो ड्राई हुए टेम्परेचर आपको इनिशियल लेवल पे मिला था, द सेम टेम्परेचर ऑफ द एयर विल बी एट द आउटलेट कंडीशन। इसका मैं आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, हमारा आईसी इंजन। हमारा आईसी इंजन क्या है? हमारा आईसी इंजन 100% एफिशिएंसी वाले नहीं है। हमको पता है कि व्हाट एवर द मास ऑफ फ्यूल वी आर गोइंग टू बर्न इनटू इनसाइड द कंबशन चैम्बर, उसमें से जो भी एनर्जी हम लोगों को मिलेगी उसका 100% यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते। जस्ट लाइक दैट सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग के लिए भी है कि जब हमारी एयर को हम लोग कूलिंग कॉइल या हीटिंग कॉइल में से पास आउट कराते हैं तो जरूरी नहीं है कि 100% कांटेक्ट आपके कूलिंग कॉइल या हीटिंग कॉइल के साथ में आए। अगर आप लोगों को 100% कांटेक्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा कि आउटलेट टेम्परेचर जो होगा, जिसको हम लोग बोलते थे TD2, ये TD2 का टेम्परेचर आप लोगों का या तो सेंसिबल कॉइल के या तो कूलिंग कॉइल के इक्विवेलेंट होगा या तो फिर हीटिंग कॉइल के इक्विवेलेंट होगा, जिसको हम लोग टेम्परेचर देख के चलते थे TD3। मींस अगर TD2 इज इक्वल टू TD3 है तो ही आप लोगों की कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल इफेक्टिव हो पाएगी, जिसको बोलते हैं 1। बट टेक्निकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम, मतलब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए क्या किया जाता है, या फिर आपकी हीटिंग कॉइल और कूलिंग कॉइल को और भी ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए क्या किया जाता है, उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है बाईपास फैक्टर। बाईपास फैक्टर एक टेक्निकली सॉल्व की गई, एक टेक्निकली प्रॉब्लम को सॉल्व की गई मेथड है कि जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को करना ये है व्हाटएवर द मास ऑफ एयर यू आर एंटरिंग इनसाइड दिस सिस्टम, हम लोग जो भी सिस्टम के अंदर आपकी एयर को आप लोग जो भी मास कंटेंट वाली एयर को आप एंटर करवा रहे हो, some portion of that air will go directly, means you can say that जो भी पोर्शन आपका डायरेक्टली जा रहा है उसका कोई भी कांटेक्ट आपके हीटिंग या कूलिंग कॉइल के साथ में नहीं होगा, जिसको बोलते हैं बाईपास। उसका कोई भी कांटेक्ट आपके कूलिंग या हीटिंग कॉइल के साथ में नहीं होगा, जिसको बोलते हैं बाईपास है। ठीक है, अभी बाईपास फैक्टर इसीलिए रखा जाता है, बाईपास फैक्टर रखने का मतलब यही है, जिसको हम लोग टेक्निकली बोलेंगे कांटेक्ट फैक्टर। व्हाटएवर द मास ऑफ योर एयर आर कमिंग इनसाइड और कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद द कॉइल, उसको बोलेंगे कांटेक्ट फैक्टर, एंड दैट इज द फ्रैक्शन ऑफ एयर व्हिच कम्स इन कांटेक्ट विद द कूलिंग कॉइल और हीटिंग कॉइल। क्योंकि बाईपास फैक्टर को समझने के लिए हम लोग कूलिंग कॉइल ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पर डेफिनेशन में कूलिंग कॉइल लिखा है। जस्ट लाइक दैट बाईपास फैक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फ्रैक्शन ऑफ एयर that does not pass or that does not touch the coil, whether the cooling coil or the heating coil, that portion is known as the bypass है,
and that factor is known as the bypass factor. Just like that, अगर आप बात करो लार्ज कॉमर्शियल बिल्डिंग की, प्रैक्टिकली क्या होता है, बाईपास फैक्टर का इस्तेमाल हम लोग कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ अमाउंट की मास मिलने वाले, मतलब पीपल्स होंगे, मशीनरीज होगी, एक्सेट्रा 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 होंगे, ठीक है। तो उस समय इतने लार्ज एरिया को बिलो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लाना है, मतलब कि आप मॉल्स की बात कर लो, आप थिएटर्स की बात कर लो, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की बात कर लो, जहाँ पर सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम होती है, वहाँ पर बाईपास फैक्टर का हम लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इन लार्ज कॉमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मैं पूरा पढ़ूंगा फिर इसको थोड़ा डीप में समझाता हूँ। लार्ज कॉमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, अ पार्ट ऑफ एयर इज कूल्ड, अ पार्ट ऑफ एयर, जैसे कि मान लो हम लोगों ने 1 kg एयर को पास आउट किया है, तो ये 1 kg पूरी की पूरी आपके कॉइल के कांटेक्ट में नहीं रहेगी। क्या लिखा है, अ पार्ट ऑफ एयर, मतलब कि थोड़ा सा पोर्शन जो होगा आपका बाईपास के थ्रू बाहर निकल जाएगा और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन आपके कॉइल के कांटेक्ट में आएगा। अ पार्ट ऑफ एयर इज कूल्ड एट सच लो टेम्परेचर। अभी सीधी सी बात है, प्रैक्टिकली सोचो कि यहाँ पर पूरी कॉइल के साथ में जो भी आपकी एयर आ रही है उसका मास कम हो गया, तो मास अगर कम हो गया तो डेफिनेटली मैक्सिमम हीट ट्रांसफर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर करने के लिए आपके पास में मास लोअर है, और हीट ट्रांसफर करने के लिए जो भी आपकी एयर अंदर आ रही है उसका 100% कांटेक्ट आपके कूलिंग कॉइल के साथ में होगा, और जितना ज्यादा कांटेक्ट होगा उतनी ही अच्छी हीट ट्रांसफर आप लोगों के अंदर यहाँ पर सिस्टम में मिलने वाली है। तो डेफिनेटली यू कैन से दैट द रिमेनिंग मास ऑफ एयर व्हिच डू नॉट बाईपास, जो कि बाईपास नहीं की गई, वो एयर कूलिंग कॉइल के साथ में 100% इफेक्टिवनेस ऊपर 100% इफेक्टिव हम लोग कंसीडर करते हैं, 100% आप लोगों को हीट ट्रांसफर करके देगी, मतलब आपके उस पोर्शन का टेम्परेचर काफी लो हो जाएगा, is cool at such low temperature that the desired mass of moisture is removed. क्यों? क्योंकि वन टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक है, तो डेफिनेटली मॉइस्चर कंटेंट तो होगा ही, अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो हीट ट्रांसफर की वजह से रिमूव हो जाएगा, एंड देन द एयर इनलेट ऑफ एयर कंडीशनिंग स्पेस इज अलाउड टू मिक्स अनकूल्ड एयर इन ऑर्डर टू गेट डिजायर्ड स्टेट। यहां से जो आप लोगों की इनलेट एयर थी जो कि आपके कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आई थी, इस एयर को फिर हम लोग आगे जाकर के क्या करेंगे, तो आपकी हीट ट्रांसफर की गई, मतलब कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आने के बाद में जिसका टेम्परेचर डाउन हो गया है उसके साथ हम लोग यहाँ पर मिक्स करेंगे, एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर। फिर से समझाता हूँ, 1 kg एयर हम लोगों ने सिस्टम के अंदर ट्रांसफर किया, लेट्स से दैट x kg, ये वाला x kg अमाउंट की जो एयर है वो आपके कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आ रही है, जिसको हम लोग टोटली बाईपास कर देते हैं, जिसको बोला जाता है बाईपास है। तो डेफिनेटली द टेम्परेचर ऑफ दैट एयर विल बी as like the inlet temperature, let's say inlet temperature is T1, clear? Now remaining mass क्या हो जाएगा, x को माइनस कर दो तो 1 माइनस x kg जितनी अमाउंट की जो एयर होगी, मास कंटेंट वाली एयर होगी, वो आपके कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आएगा। लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग कॉइल इज TD3, मतलब क्या होगा कि TD1 और TD3 टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एयर और कूलिंग कॉइल के बीच में हीट ट्रांसफर होगी। कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर बहुत ही लो है, आपके एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर हाई, डेफिनेटली दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगी, द टेम्परेचर ऑफ द TD1 मतलब कि एयर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा वो प्रैक्टिकली आपको पता होगा। अभी ये जो डिक्रीज की गई एयर है, मतलब डिक्रीज टेम्परेचर वाली एयर, इसको आगे आउटलेट में हम लोग मिक्स करेंगे आपके बाईपास एयर के साथ, जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी इनलेट एयर के टेम्परेचर के बराबर था। मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच में फिर यहाँ आउटलेट में हीट ट्रांसफर होगी, एंड फाइनली आउटलेट में जो टेम्परेचर बनेगा, लेट्स से TD2, दिस इज आउटलेट, एयर आउटलेट या एयर आउटलेट, ठीक है, तो बन जाएगा TD2। फर्क क्या होगा, फर्क यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर जो भी एयर आप लोगों की कांटेक्ट में नहीं आ रही थी, अगर आप बाईपास फैक्टर नहीं रखते हो तो जो एयर आपकी कांटेक्ट में नहीं आ रही थी कूलिंग कॉइल के साथ में, जो डायरेक्टली बाहर निकल जाता था, उसका टेम्परेचर इनलेट के इक्वली रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बाईपास करी गई एयर, बाईपास की गई एयर आप लोगों की कूलिंग कॉइल की कूलिंग कॉइल में से पास की गई एयर के साथ में हीट ट्रांसफर करती है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को हीट लॉस नहीं मिलने वाला है। हीट लॉस होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, 100% इफेक्टिवनेस नहीं है, देयर इज सम हीट लॉस। जब आपके कूलिंग कॉइल में से आपकी एयर पास हो रही है तो डेफिनेटली कूलिंग कॉइल के सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेरिक एरिया है या जो सरेना है
उसके टेम्परेचर सॉरी अरेना है उसके टेम्परेचर की वजह से भी आपकी कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर थोड़ा बहुत इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो बाईपास फैक्टर का यूज किए बिना, बाईपास करे बिना का हम लोगों को टेम्परेचर लॉस मिलता था, वो लॉस यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्लियर? तो हम लोगों को आउटलेट में TD2 की वैल्यू मिलेगी किसके जैसे, तो इससे कम, TD1 से कम, लेकिन TD3 से ज्यादा, क्योंकि 100% इफेक्टिवनेस नहीं है इसलिए। तो साइक्रोमेट्रिक चार्ट क्या बनेगा आपका, लाइक दिस, जो सेंसिबल कूलिंग में था वही आएगा, बस फर्क इतना है 0.2 और 0.3 विल नॉट बी सेम। हाँ, 0.2 और 0.3 सेंसिबल कूलिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ा पास में जरूर आएगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन दिस टू विल बी लेस है। ठीक है, और बाईपास फैक्टर का यही मीनिंग है कि जितना अच्छा आप बाईपास फैक्टर लो कर सकते हो, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को कॉइल की मिलेगी। मतलब बाईपास फैक्टर की वैल्यू कम करो और कॉइल की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करो। फॉर्मूला देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला, लेट्स से हम लोगों ने 1 kg एयर पास आउट की थी कूलिंग कॉइल में से, ठीक है, 1 kg में से लेट्स कंसीडर दैट x kg जो है वो भी बाईपास हो गई, जिसका इनलेट का टेम्परेचर होगा डेफिनेटली TD1, क्योंकि कोई चेंजेस नहीं है। जो 1 - x kg वाली एयर है जो कि हमारे कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आ रही है, कूलिंग कॉइल के जिसका टेम्परेचर है TD3, तो यहाँ से वो हीट ट्रांसफर करेगा। ये 1 - x kg वाली एयर कूलिंग कॉइल में से पास आउट होने के बाद जो बाईपास एयर पास हो रही है ओवर दिस यहाँ पर क्या होगा, x kg के साथ में मिक्स्ड अप होगी। The temperature of the TD1 is higher when compared with the temperature of the 1 - x kg content air. वहाँ पर फिर से हीट ट्रांसफर होगी इन दोनों के बीच में, एंड द फाइनल एयर आउटलेट में टेम्परेचर मिलेगा आपको TD2, और आपका मास हो गया 1 kg। ये x kg है, यहाँ से बाईपास में x kg आ रहा है, और यहाँ से कूलिंग कॉइल में से आप लोगों को 1 - x kg मिल रहा है। मतलब दिस बोथ विल बी सॉरी दोनों का समेशन हो जाएगा, दोनों मास आप लोगों का इक्वल हो जाएगा। मतलब 1 kg आपका एंटर किया, 1 kg आप लोगों को आउटलेट में मिला है। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट द मास कंटेन हीट ट्रांसफर सिर्फ यहां पर हुई, एनर्जी कंटेन इनटू द कूलिंग कॉइल विल बी इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट एंड एनर्जी गेन। 1 - x CPM TD3, 1 - x kg वाली एयर ने कितनी एनर्जी गेन की, उसकी स्पेसिफिक हीट, उसका टेम्परेचर, ड्राइबल टेम्परेचर TD3, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में उसको हीट ट्रांसफर मिलना होता है TD3 प्लस x CPM into TD1, x बाईपास एयर जिसने कोई हीट ट्रांसफर नहीं की है, जिसका कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर जाकर उसको हीट मिलने वाली है। लेकिन ये जो एनर्जी कंटेंट करने के बाद में यहाँ पर जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे। आउटलेट में आपको ये मिल रहा है, ना कि ये, दैट्स व्हाई x into CPM, और इसके टेम्परेचर था TD1, ड्राइबल टेम्परेचर 1, विल बी इक्वल टू टोटल 1 kg into CPM into TD2, मतलब फाइनली आपको जो 1 kg मिला उसका टेम्परेचर और उसकी स्पेसिफिक हीट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है x, क्योंकि बाईपास फैक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल x। इस CPM TD3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इन दोनों में से x को कॉमन निकालो, टर्म को अरेंज करो, you will get the value that x is equal to TD2 - TD3 upon TD1 - TD3, जिसको बाईपास फैक्टर कहा जाता है। अगर आपके पास में तीनों ड्राइबल टेम्परेचर है, इफ यू हैव TD1, TD2, TD3, then you can easily find the value of bypass factor। ठीक है, इसके बेस पर आप क्या बोल सकते हो, एक थोड़ी बेसिक फंडा थियरी का मैं पढ़ता हूं, that higher the bypass factor, larger will be the difference between air outlet temperature TD2 and cooling coil temperature TD3। मैंने पहले ही बोला कि बाईपास फैक्टर जो है उसकी वैल्यू लोअर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को लोअर नहीं मिल रही है, हायर मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि TD2 और TD3 के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आउटलेट में जो एयर मिल रही है उसमें कूलिंग कॉइल के साथ उनकी ज्यादा हीट ट्रांसफर नहीं होगी, मींस द इफेक्टिवनेस ऑफ कूलिंग कॉइल इज मच मोर। किया क्या जाता है, बाईपास फैक्टर को अगर रिड्यूस करना है, देन हम लोगों को क्या करना है, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रोज इन कूलिंग कॉइल्स, कूलिंग कॉइल के रोज को मतलब के टर्निंग्स को
जितना ज्यादा टर्निंग आप करोगे उतना ही मैक्सिमम सरफेस कॉन्टेक्ट एरिया आपके एयर को मिलेगा कॉइल के साथ में, और जितना ज्यादा कांटेक्ट मिलेगा उतनी ही मैक्सिमम हीट ट्रांसफर करेगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि रोज को इंक्रीज करो इसके टर्निंग को। मैं बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कभी भी एसी देखना, एसी के अंदर जो कॉपर के वाइंडिंग को घुमाते हैं ना, कॉपर के वाइंडिंग को, उस कॉपर के वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स किए जाते हैं। उसका दूसरा एक बार एग्जांपल दे देता हूँ, हमारे रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, हमारे घर में जो फ्रिज है, हमारे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में जो इवापोरेटर होता है, इवापोरेटर की कॉइल के अंदर मैक्सिमम टर्निंग्स होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को माइनस में टेम्परेचर मिल जाता है। उसका रीजन यही है कि जब इवापोरेटर वर्क करता है, वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो कूलिंग जनरेट कर पा रहा है, उससे इतना आगे ना करके उसका रीजन यही है कि मैक्सिमम टर्निंग की वजह से रेफ्रिजरेटर इफेक्टिव हो जाता है। जैसे एक चीज होगी, अगर बाईपास फैक्टर 1 है तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कोई कूलिंग हुआ ही नहीं है, ना ही कोई हीटिंग, वर्थलेस, एकदम फेल। बाईपास फैक्टर अगर फाइंड आउट करना है तो एक और फार्मूला है हमारे पास, है e⁻⁻⁴ mCpm, where Q is the overall heat transfer coefficient, जो कि आप लोग पढ़ चुके हो काफी बार, 5th सेम हमारे हीट ट्रांसफर में भी आता था। A is the surface area, क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन प्रोसेस होगी, ठीक है, गैस वन टाइप ऑफ और सॉलिड कन्वेक्शन होगा, दैट्स द सरफेस एरिया, एंड मास ऑफ एयर पासिंग ओवर द कॉइल, एंड Cpm limit specific heat. Efficiency of the coil is given by, efficiency coil की फाइंड आउट करनी है तो क्या करना है, efficiency is equal to 1 minus bypass factor। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना, फॉर्मूला आपको सीधा याद रखना, तो डेरिवेशन नहीं करना, सो डोंट वरी अबाउट इट। efficiency is equal to 1 minus bypass factor, 1 minus bypass factor क्या है, तो ये TD1 minus TD3 डिनोमिनेटर पे है, जिसको हम लोग यहाँ पर LCM लेंगे, LCM लोगे तो TD3 माइनस है, यहाँ पर माइनस साइन लगेगा, तो TD2 will become minus and TD3 will become plus, minus TD3 plus TD3 will be cancel out, you have TD1 minus TD2 over here divided by denominator will be as it is TD1 minus TD3। तो बाईपास फैक्टर के बाद में आपको अगर एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, दैट एफिशिएंसी इज इक्वल टू TD1 minus TD2 over TD1 minus TD3। दोस्तों ये गेट के लिए, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के रिलेटेड एटलीस्ट 1 मार्क या 2 मार्क में गेट के अंदर सवाल आता है, और बहुत ही इजी सवाल होता है। आप लोगों को सिर्फ फिगर और ये 2 फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके पास ये 3 वैल्यू है, TD1 TD2 TD3 है, तो बाईपास फैक्टर और कॉइल की एफिशिएंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को इस थियरी के अंदर समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।